दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग का, विच इज टाइप्स ऑफ अथॉरिटी या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप लोगों की बुक के अंदर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी लिखा है या फिर आप लोगों की बुक के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखा है, बात एक ही है। आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मल्टीपल एम्प्लॉयज आपस में काम कर रहे हैं, मल्टीपल वर्कर्स वहां पर मौजूद हैं, तो उन वर्कर्स के बीच में एक रिलेशन को बनाना ही क्या होता है मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मीनिंग क्लियर हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के बीच में एक रिलेशन को डेवलप करना, एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना विल बी कंसीडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अलग अलग पोस्ट बनाई जाती है। पॉइंट क्लियर है? एक जनरल मैनेजर है, एक डायरेक्टर है, एक सीईओ है, अलग अलग पोस्ट वहां पर होती है। एंड ये जो पोस्ट होती है, हर पोस्ट पर रहने वाला पर्सन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। अब जितनी भी पोस्ट है, जितने भी काम हो रहे हैं, अल्टीमेट ऑप्शन क्या है वहां पर? अल्टीमेट क्या चाहते हैं वो लोग? ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। किसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के। यहां तक मीनिंग क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी पोस्ट है एंड उन पोस्ट पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। एंड वो अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पूरे हो सके। पॉइंट क्लियर है? अब ये जो रिलेशंस बनाए जाते हैं, ये क्यों बनाए जा रहे हैं? हम यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि हम लोग पता लगा पाए कि कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन किसका सबऑर्डिनेट है, मुझे किससे ऑर्डर मिलने वाला है एंड मैं किसके लिए आंसरेबल हूं। यानी कि रिलेशन अगर बनाए जा रहे हैं तो रीजन क्या होगा वहां पर? कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सुपीरियर है एंड कौन सबऑर्डिनेट है। मीनिंग क्लियर हो रहा है? इजी है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये कहा गया है जो एस्टैब्लिशमेंट है रिलेशन का अलग अलग पर्संस के बीच में, जो अलग अलग एंटरप्राइज में अलग अलग पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। कीवर्ड क्या है यहाँ पर? रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन अमंग पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप मीनिंग क्लियर हो रहा है? इजी एंड सिंपल से यहाँ पर आप लोगों का मीनिंग है। अब इसके बाद मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका स्ट्रक्चर सेम होगा? यहां पर आप लोगों का क्या आंसर रहने वाला है? माय क्वेश्चन इज, क्या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेम होगा? नहीं, यहां पर जो जितनी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सबका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज हर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर अलग है, हर ऑर्गेनाइजेशन का साइज अलग है, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप की है। इसीलिए जब ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं तो उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे। तो यानी कि यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग डिजाइन हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चूज कर लिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग लेवल पर है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो कर जाए। तो जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आते रहेंगे, वैसे वैसे आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मीनिंग समझ आ रहा है? मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या हर किसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेम होगा? योर आंसर शुड बी नो। क्यों? क्योंकि हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन अलग है एंड जब ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है तो उनके स्ट्रक्चर भी, इट इज ऑब्वियस कि उनके स्ट्रक्चर भी अलग होंगे। एंड अब ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर चूज कर लिया तो हमेशा वही रहने वाला है। आप लोग आपका स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इजी एंड इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है, इसीलिए इसको कंक्लूड करके कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका कोई ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दो और कह दो तुम्हें ऐसा बनना है। समझ आ रही है चीज? यानी कि हम उनको कोई स्टैंडर्ड सेट करके नहीं दे सकते कि हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर किसी का बिजनेस टाइप अलग है, हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म नहीं है मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। यहाँ पर तो हम लोगों ने बात कर ली सिंपल टर्म्स के अंदर कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसका मीनिंग क्या है,
क्या हर किसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेम हो सकता है? नहीं। अब बात करते हैं कुछ फेमस ऑथर्स के डेफिनेशंस की। सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हर्ले। इन्होंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स है। क्या है? पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि किसके बीच के पैटर्न? जो भी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करें विलियम एच न्यूमैन की, तो वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का जो स्ट्रक्चर है वो डील करता है उसके अरेंजमेंट के साथ, कि कौन कहां पर किस पोजीशन पर अरेंज है, कौन किसके साथ कैसे बात करेगा। यानी कि अल्टीमेटली ये भी क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली हर चीज के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से कवर किया है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है बुक के अंदर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हो, या हो सकता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। योर आंसर विल बी द सेम ही आंसर रहने वाला है, सेम ही आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। पॉइंट क्लियर है? हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अथॉरिटी के नाम से भी बोलते हैं। अब द थिंग इज, अब अगर मैं ये कह रही हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता, तो तुरंत माइंड के अंदर क्या क्वेश्चन आना चाहिए? अगर सेम नहीं हो सकता तो फिर मेरे पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से स्ट्रक्चर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। सो हियर वी आर 3 ऑप्शंस। कितने ऑप्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के? 3 मेनली ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, देन फंक्शनल फोरमैनशिप। सभी नाम क्लियर है? कौन कौन से थे? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, देन फंक्शनल फोरमैनशिप। ये 3 कैटेगरीज हैं आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की। समझ आ रही है बात? एंड ये जो तीनों ही फॉर्म्स हैं ये आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन 2 कैटेगरीज की है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये जो कैटेगरीज की बात हो रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरीज की बात हो रही है? ये मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। समझ आ रहा है पॉइंट? अब बात करेंगे यहां पर हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, डिटेल में बात करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। नाम से क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? यहां पर आपकी जो अथॉरिटी होती है, सिंपल टर्म्स में और सिंपल टर्म्स में जाते हैं, यहां पे जो ऑर्डर चलाए जाते हैं, ऑर्डर चलाने वाला पर्सन एक ही है जो कि मैं हूं। मैं अपने नीचे वाले को ऑर्डर दूंगी, वो आगे दे लेगा, मतलब कुछ भी है, ऑर्डर देने वाली सिर्फ मैं हूं। समझ आ रही चीज? एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा एंड वो अपना आगे उसको पास ऑन करेगा। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर रीड करते हैं एंड समझते हैं। जो मेरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो बहुत सिंपल एंड बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एंड इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बहुत सारे नाम है, लाइक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इतने सारे किस चीज के नाम है? मेरे लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम है। हो सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ योर लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या हो सकता है इनमें से कोई नेम आपको दे दिया जाए एंड पूछे कि इसका अदर नेम क्या है, तो आप लोग लिख पाए, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट यहां पर ऐड ऑन किया है। आगे बढ़ेंगे। अब ये मेरा सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का विद दीज मैनी नेम्स। एंड उसके बाद बोलते हैं इसको हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉप से बॉटम जारी होती है। क्या बोला मैंने? इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक लाइन से मूव कर रही होती है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है उसको हम लोग कहते हैं जनरल मैनेजर। जो सबसे बड़ा हेड है उसको क्या बोलेंगे? जनरल मैनेजर। वो ऑर्डर देता है किसको? डिपार्टमेंटल मैनेजर को। यानी कि जो पूरे बिजनेस का जनरल मैनेजर है, वो मान लेते हैं मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है विच इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो क्या करेगा? जनरल मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या देगा? ऑर्डर। उसके बाद क्या होगा? जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला हेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो क्या करेगा? वो अपने सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर देगा। एंड ये जो मेरा सुपरिटेंडेंट है, ये किसको ऑर्डर देगा? अपने सबऑर्डिनेट को, यानी कि उसके नीचे उसके अंडर जो काम कर रहे हैं ये उसको ऑर्डर देगा। एंड जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं फॉरमैन।
एंड एट लास्ट जो फोरमैन होगा वो अपने नीचे वाले को काम देगा, यानी कि अपने वर्कर को काम देगा। रिलेशनशिप समझ आ रही है? यहाँ पर जो मेरा लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर बोला गया है, इसको लाइन इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लाइन में मूव कर रही होती है। एंड लाइन कैसे? फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझा कि आप लोगों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल मैनेजर होता है, वो क्या करेगा? आपके डिपार्टमेंट के हेड को ऑर्डर देगा। कौन है वो? आपके डिपार्टमेंट का मैनेजर। अब डिपार्टमेंट का मैनेजर भी किसी को ऑर्डर देगा, किसको देगा? सुपरिटेंडेंट को। एंड सुपरिटेंडेंट आगे ऑर्डर देगा, वो किसको दे रहा है? फोरमैन को। एंड फोरमैन आगे ऑर्डर देगा, वो किसको दे रहा है? वर्कर को। तो यानी कि यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो क्या हो रहा है? हर एक पर्सन अगले दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे रहा है। क्या इस पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से भी ऑर्डर मिल रहा है? नहीं, इसको किसी एक पर्सन से ऑर्डर मिल रहा है एंड ये भी किसी एक ही पर्सन को ऑर्डर दे रहा है, ये भी ज्यादा पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं है। अभी आपको डायग्राम दिखेगा, वहां से और अच्छे से क्लियर होने वाला है। आई नो दिस इज थ्योरी, कुछ लोगों को थ्योरी बोरिंग लगती है, लेकिन आप सिर्फ थ्योरी समझकर नहीं, एक स्टोरी समझकर सुनते रहो। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट अदर पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। इसीलिए एवरीबडी रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड पासिस ऑर्डर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। यही सेंटेंस है जो मैंने आपको बताया, हर कोई एक सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर पकड़ के अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है, फिर उसने अपने नीचे सबऑर्डिनेट को दिया। इस तरीके से लाइन से आपके ऑर्डर्स पास होते रहते हैं। उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई सुपीरियर है एंड हर सुपीरियर का कोई ना कोई सबऑर्डिनेट है। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो सबसे हाई लेवल पर बैठा है उसका सुपीरियर कोई नहीं है एंड जो सबसे लो लेवल पर बैठा है उसका सबऑर्डिनेट कोई नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अगर ये पॉइंट ऐड कर देंगे आपके आंसर के अंदर तो उसके अंदर 4 चांद लग जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका जो एग्जामिनर है बहुत अच्छे से इंप्रेस हो सकता है। क्या बोला मैंने? यहाँ पर जितने भी सबऑर्डिनेट है उसका कोई ना कोई सुपीरियर है, जितने भी सुपीरियर है उनका कोई ना कोई सबऑर्डिनेट है। बट द पॉइंट इज जो सबसे हाई लेवल वाला सुपीरियर है उसका कोई सुपीरियर नहीं है एंड जो सबसे नीचे वाला सबऑर्डिनेट है उसका कोई और सबऑर्डिनेट नहीं है। सो दिस वाज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स की बात कर रहे हैं, जहां पर पहला टाइप हम लोग समझ चुके हैं विच इज लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन से मूव करती है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। मीनिंग क्लियर हुआ? अब ये जो मेरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर कि आपके जो ऑर्डर्स होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? एंड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी सजेशंस हैं वो बॉटम से टॉप पर जा रहे हैं। यानी कि कुछ भी अगर चल रहा है ना लाइन से चलेगा। ऊपर से कोई ऑर्डर आने तो लाइन से धीरे धीरे नीचे तक आएगा एंड नीचे से कोई बात, कोई सजेशन, कोई कंप्लेन ऊपर जानी है तो धीरे धीरे लाइन से ही ऊपर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हर एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलता है अपने नियरेस्ट सुपीरियर से। यानी कि सपोज करेंगे मैं सबसे लोअर लेवल पर हूं, मेरे ऊपर 4 बंदे हैं, फिर जनरल मैनेजर है, तो मुझे जो ऑर्डर मिलेगा वो जनरल मैनेजर से नहीं, मेरे ऊपर जो सुपीरियर बैठा है उससे मिलेगा। इस सुपीरियर को किससे मिलेगा? जो इससे ऊपर बैठा है। इस सुपीरियर को किससे मिलेगा? जो इसके ऊपर बैठा है। एंड इसको किससे मिलेगा? जनरल मैनेजर से। तो यही बात बोली गई है, हर एम्प्लॉय को जो ऑर्डर मिलेगा अपने इमीडिएट सुपीरियर से मिलेगा, यानी कि एकदम ऊपर जो बैठा है उससे मिलेगा, सबसे ऊपर वाले से नहीं। उसके बाद हर एम्प्लॉय आंसरेबल भी अपने इमीडिएट सुपीरियर को ही है, वो जनरल मैनेजर को आंसरेबल नहीं है। किसको आंसरेबल है? अपने नियरेस्ट या फिर इमीडिएट सुपीरियर को। नेक्स्ट पॉइंट है हर सुपीरियर के लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है एक सुपीरियर है उसके अंदर 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर के अंडर में काम कर रहे होते हैं। मिनिमम 4 to 5 हो सकते हैं एंड मोर देन इनफ, जितना वो लोग अच्छे से मैनेज कर सके, उनको हैंडल कर सके। उसके बाद जो अथॉरिटी होती है वो यहाँ पर टॉप लेवल वाले ऑफिसर्स के पास ही होती है, यानी कि अथॉरिटी टोटली जनरल मैनेजर के हाथ में है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। मीनिंग क्लियर? और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सक्सेस और फेलियर की इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल वाले के पास ही है। कोई भी सुपीरियर, नीचे वाले सुपीरियर जितने भी हैं वो सक्सेस या फेलियर के लिए जिम्मेदार
जिम्मेदार नहीं है। समझ आया हर एक पॉइंट? यहाँ पर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आएंगे टॉप से बॉटम आएंगे, एंड कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, वो बॉटम से टॉप पर जाएगा। हर एम्प्लॉय अपने इमीडिएट सुपीरियर से ही ऑर्डर ले सकता है एंड उसी को वो आंसरेबल है, जनरल मैनेजर के पास वो नहीं जाएगा। एंड हर सुपीरियर के लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं एंड जितनी भी अथॉरिटी है पूरी की पूरी अथॉरिटी मेरे टॉप लेवल वाले के पास है, यानी कि जनरल मैनेजर के पास है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सक्सेस हो या फेलियर, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल वाले के पास है। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तो पढ़ लिया है। द थिंग इज इसके भी 2 टाइप्स हैं। 2 तरह की लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। कौन कौन सी? यहां पर है पहले प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरी है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या टाइप है? प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सेम ही टास्क कर रहे हैं, सिमिलर ही कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जहां पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सिमिलर ही एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं एट द सेम लेवल। पॉइंट क्लियर है? एग्जांपल की बात करते हैं। एक एंटरप्राइज है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, तो जो टॉप लेवल ऑफिसर होगा वो जनरल मैनेजर है एंड ऑन द लेवल नेक्स्ट टू हिम देयर विल बी ओनली वन प्रोडक्शन मैनेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला यहां पर? कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मैनेजर हैं। और अगर यहां पर आपकी प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है तो यहां पर क्या होगा? आपके नीचे जो काम कर रहा होगा एक ही डिपार्टमेंट होगा। एक ही डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है प्रोडक्शन ऑफ दिस, प्रोडक्शन ऑफ दिस, प्रोडक्शन ऑफ दिस, इतने डिपार्टमेंट्स नहीं, एक ही डिपार्टमेंट होगा आपके प्रोडक्शन का। यानी कि सभी एम्प्लॉयज एक ही सिमिलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है दैट विल बी कवर्ड अंडर प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट क्लियर हुआ है या फिर नहीं? आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंटल लेवल पर देयर इज द नीड ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट, कि अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने पड़े तो वहां पर आप लोग घूम फिर कर एक ही डिपार्टमेंट बना पाएंगे जो आपकी नेसेसरी एक्टिविटीज को कवर करेगा। बाकी जो भी एक्टिविटीज है दैट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जितना आपका वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे, अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या खुद काम करेगा? नहीं, मैंने यहां पर कहा प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट एक ही होगा लेकिन उसके अंडर काम करने वाले लोग 100 हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो जनरल मैनेजर है वो एक ही डिपार्टमेंट का काम कर रहा है क्योंकि वो इकलौता डिपार्टमेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उस डिपार्टमेंट का काम करने के लिए नीचे 100 लोग हैं। 100 लोग कैसे? ध्यान समझेंगे। जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था, वो फोरमैन को हायर करेगा काम करने के लिए। अब फोरमैन क्या करेगा? अपने वर्कर्स को लेकर आएगा जो उसके बिहाफ पर काम करेंगे। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन को ऑर्डर देगा एंड फोरमैन अपने वर्कर से वहां पर काम को करवा देगा। पॉइंट क्लियर हो? यहां पर बोला गया है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम बहुत ज्यादा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? एक से ज्यादा फोरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं एंड उस काम को अच्छे से कराने के लिए वो अपने मल्टीपल वर्कर्स को वहां पर एंगेज कर सकता है। मीनिंग क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस यहां पर बात की गई है देयर आर वेरी फ्यू प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आप लोगों की बहुत कम प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है जो खाली एक डिपार्टमेंट में डील कर रही है। वही चीज यहां पर बोली गई है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है क्योंकि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस सभी एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की नहीं करती है। मीनिंग क्लियर हुआ या फिर नहीं? दिस वाज द मीनिंग ऑफ योर प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहां पर आप लोगों को मीनिंग क्लियर है। मैं दोबारा आप लोगों को वापस रिवाइंड कराती हूं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स की बात कर रहे थे। वहां पर मैंने देखिए 3 स्ट्रक्चर है मेरे पास। पहला स्ट्रक्चर था मेरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही थी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम आ रही होती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का जैसे ही मीनिंग समझ आया, आगे बढ़े, हमने देखा लाइन ऑर्गेनाइजेशन के खुद के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्योर लाइन के अंदर क्या होगा?
यहां पर जनरल मैनेजर के अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा। ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन भी है, फाइनेंस भी है, एचआर भी है, मार्केटिंग भी है, ऐसा नहीं है। खाली एक डिपार्टमेंट ऐसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ डील करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन के पास जाएगा, फोरमैन अपने वर्कर लाएगा। एंड इन केस आपकी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारा वर्कलोड है तो वहां पर आप लोग एक से ज्यादा फोरमैन ला सकते हैं। डिपार्टमेंट नहीं ला सकते, फोरमैन ला सकते हैं जो वहां पर काम करेंगे। अब यही चीज हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। जनरल मैनेजर के अंदर एक ही डिपार्टमेंटल मैनेजर है, एक ही डिपार्टमेंट है। अब ये जो डिपार्टमेंट है अपने फोरमैन को लेकर आएगा एंड हर फोरमैन अपने अपने वर्कर्स को लेकर आएगा जिन वर्कर्स से ये काम कराएगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कैटेगरी अच्छे से क्लियर हुई है। अब यहां पर आते हैं सेकंड कैटेगरी पर, विच इज डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर क्या बोला गया था प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपका एक डिपार्टमेंट होगा, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे कि आपके काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, मीनिंग समझ आया। इसके अंदर डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल मैनेजर क्या करता है, अपनी पोस्ट पर बैठे बैठे वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ डील कर रहा होता है। इन डिपार्टमेंट को बनाने के लिए सभी एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है अलग अलग ग्रुप के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो, हायरिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सब चीजों से रिलेट करते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। पैसों से रिलेटेड है, फंड्स रेज करना, लोन लेना, ये सभी चीजें हैं तो आप लोगों के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। तो यही काम टॉप लेवल वाला कर रहा होता है कि जितनी भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है उनको हर एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर डालता है। उसके बाद एग्जांपल की बात है, अगर परचेज है मटेरियल का, प्रोडक्शन विल बी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। यही बात है जो मैंने आप लोगों को बोलकर बताई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, हर डिपार्टमेंट के हेड को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर। क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर। मीनिंग क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर टॉप लेवल वाला यानी कि जो मेरा जनरल मैनेजर है अलग अलग एक्टिविटीज को इकट्ठा करेगा एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल देगा। अब डिपार्टमेंट में डल गया और जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा उस हेड को वो क्या बुलाएगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर। आई होप मीनिंग आप लोगों को अच्छे से यहां पर क्लियर हो रहा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक जनरल मैनेजर है, उसके पास अलग अलग क्या है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है। अब इन हर डिपार्टमेंट के अंदर इनका खुद का एक सुपरिटेंडेंट है। सुपरिटेंडेंट अपने एम्प्लॉयज के पास जाता है, एम्प्लॉयज फोरमैन लेकर आते हैं, फोरमैन अपने वर्कर्स लेकर आते हैं, इन वर्कर्स से अपना काम करवाते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है, मीनिंग क्लियर हुआ प्योर लाइन एंड डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर इन दोनों में से ही कोई भी टाइप मैं चूज कर रही हूँ लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके क्या फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा है इजी टू एस्टैब्लिश। पहला फायदा क्या है, इजी टू एस्टैब्लिश, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसको वर्कर्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मुझे ये समझने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मुझे ऑर्डर भी एक ही पर्सन दे रहे तो मुझे पता है मेरा हेड यही है, मैं हर चीज जाकर इसे बताऊंगी, ये हर चीज आकर मुझे बताएगा। इसीलिए बोला गया है इट इज इजी टू एस्टैब्लिश। नेक्स्ट फायदा क्या है, यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड है। यहां पर हर सबऑर्डिनेट को एक इमीडिएट सुपीरियर से एडवाइस, एक इमीडिएट सुपीरियर से कमांड आ रही होती है एंड वो भी एक इमीडिएट सुपीरियर को ही आंसरेबल है। इसीलिए नेक्स्ट यहां पर आप लोगों का मेरिट है, नेक्स्ट एडवांटेज है क्लियर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर यही चीज बोली गई है कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको पता है उनका सुपीरियर कौन है एंड जितने भी सुपीरियर्स हैं उनको पता है कि उनका सबऑर्डिनेट कौन है, कि कौन उनको आंसरेबल है। नेक्स्ट मेरिट क्या है, स्पीडी एक्शन। यहां पर आप लोगों की एक्शन बहुत स्पीड से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं मीनिंग पढ़ा रही थी वहां पर मैंने आपको कहा कि पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ टॉप लेवल वाले के पास होता है, पूरा कंट्रोल मेरे जनरल मैनेजर के पास है। तो यहां पर कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है बहुत स्पीड से हो जाएगा। क्यों स्पीड से हो जाएगा? क्योंकि हर एक चीज तो मेरे जनरल मैनेजर के हाथ में, ना उसको किसी को कुछ बताना है ना कुछ पूछना है, जब मन करा जो मन करा बस कर दिया। तो इसीलिए यहां पर जो एक्शन होते हैं बहुत स्पीडली परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहां पर कोऑर्डिनेशन। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है मेरे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों?
क्योंकि हर किसी को पता है मेरा सुपीरियर कौन है, हर किसी को पता है मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, एंड वो अपने अपने कामों में लगे होते हैं, एंड उनकी निगरानी करने के लिए एक जनरल मैनेजर बैठा होता है, इसलिए वहां पर बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इजी टू फाइंड आउट डिफॉल्टर। यहां पर कोई भी अगर गड़बड़ कर रहा है तो हमारा टॉप लेवल वाला ध्यान रख रहा होता है, हर एक चीज का जनरल मैनेजर अच्छे से ध्यान रख रहा होता है, एंड वहां पर उन्हें फटाफट पता चल जाता है कि किसने गड़बड़ की है। सपोज अगर मेरे अंडर काम करने वाले वर्कर ने गड़बड़ की है तो मैं सुपीरियर हूं, मुझे तुरंत पता चल जाएगा, एंड मैं उसकी कंप्लेन करने कहां चली जाऊंगी, जनरल मैनेजर के पास। तो क्या यहाँ पर आप लोग इजिली डिफॉल्टर को ढूंढ सकते थे? बिल्कुल। इसीलिए दिस वॉज अनदर मेरिट ऑफ योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में मीनिंग में ही मैंने आपको क्लियर किया था, इन केस कल को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं दूर तक पहुंच जाती है, काफी ग्रो कर जाती है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है, तो वहां पर आप लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म नहीं है, सस्ती सी फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर आपका ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि ना कोई एक्सपर्ट आया, ना एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, बस हम ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वो काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मोर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट मेरिट क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी काम को करने की, उस काम को करते हुए अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स का यूज करेगा, जिससे उसकी जो मेंटल स्किल है वो डेवलप होगी, काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उसको अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करना आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट मेरिट क्या है यहाँ पर, क्विक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जल्दी से आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज किसके हाथ में है, जनरल मैनेजर के। टॉप लेवल वाले के हाथ में हर एक चीज है, तो उसको जैसे ही प्रॉब्लम पता चलेगी, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी सजेशन और एडवाइस, वो जल्दी से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पॉइंट क्लियर हो? तो ये सभी मेरिट्स, ये सभी फायदे हैं अगर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अब जिस चीज के फायदे हैं उस चीज के नुकसान भी है। तो यहां पर क्या होगा, ओवरलोडिंग ऑफ की मैन। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो उससे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है। यहां पर पहला नुकसान ये है कि जो मेरा जनरल मैनेजर है, जो मेरा टॉप लेवल मैनेजर है, उस बेचारे के ऊपर हर एक चीज का बर्डन है। कोई छोटा एम्प्लॉय गलती कर रहा है तब दिक्कत, कोई वर्कर गड़बड़ कर रहा है तो दिक्कत। हर एक चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मेरा जनरल मैनेजर। तो यानी कि यहाँ पर उसके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है, इतना वर्कलोड कि वो जो क्रिटिकल सिचुएशंस है मेरे बिजनेस की, उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहा, उसको फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि रोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, एंड वो उन्हीं दिक्कतों को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेशलिटी। यहां पर किसी भी चीज की स्पेशलिटी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? हर डिपार्टमेंटल मैनेजर को प्लान्स बनाने पड़ते हैं अपने खुद के डिपार्टमेंट के लिए, एंड वहीं पर उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एंड बहुत सारी दिक्कतों का इन चीजों के बीच में उनको सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरीके के पर्सन हुज अटेंशन इज डिवाइडेड कैन नेवर बी एन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बोला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एक जनरल मैनेजर है जो हर एक चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी है, वो आपके एचआर डिपार्टमेंट के लिए भी है। तो अब एक जनरल मैनेजर बेचारा, उसका दिमाग एक है लेकिन दौड़ 100 जगह रहा है, तो क्या वो एक चीज में एक्सपर्टीज पा पाएगा? नहीं। उसका आधा दिमाग इधर चल रहा है, आधा दिमाग इधर चल रहा है, कभी फाइनेंस की दिक्कतें सॉल्व कर रहा है, कभी एचआर की, तो क्या उसके अंदर एक्सपर्टीज आएगी? नहीं। यही है यहाँ पर लैक ऑफ स्पेशलिटी। दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज और डीमेरिट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं। अब यहां पर अगर किसी सबऑर्डिनेट को कोई दिक्कत है तो वो जाकर वो अपने जो टॉप लेवल वाला मैनेजर है, जो आपका जनरल मैनेजर है, उसको अपनी बात कहते हुए थोड़ा झिझकता है, थोड़ा उसको डर लगता है कहीं उसकी बात बुरी ना लग जाए, कहीं उसको नौकरी से ना निकाल दिया जाए। इसीलिए बोला गया है यहाँ पर इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन है। यहाँ पर जो आप लोगों के सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर से बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लैक ऑफ इनिशिएटिव। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर इनिशिएटिव नहीं लेता, क्योंकि वो लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जहां उनको हैबिट बन चुकी है कि
ऑर्डर जो आएगा वो ही काम किया जाएगा, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने आइडियाज, अपनी स्किल, अपने टैलेंट के हिसाब से काम नहीं करना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म। अब यहां पर क्या होता है, एक जनरल मैनेजर है, यहां पर ऐसा हो सकता है कि जो लोग उनके ऑर्डर माने जा रहे हैं वो उनके फेवरेट बन जाए, अगर किसी ने सवाल उठा दिया तो वो उनके दुश्मन बन जाए। हर सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के अंडर में काम कर रहा है, जो सुपीरियर के ऑर्डर मानता गया वो फेवरेट बनता गया। कहीं पर किसी ने उंगली उठा दी, किसी ने पूछ लिया ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वहीं पर वो उसका दुश्मन बन गया, वहीं पर वो उसको अपोजिट हो गया। इसीलिए यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म है। दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है यहां पर एक्सेसिव डिपेंडेंस। यहां पर जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिपेंडेंट हैं अपने सुपीरियर्स पर। इन केस मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर तो आया है लेकिन मेरा सुपीरियर नहीं आया, तो उस दिन आपको ये समझना है कि सुपीरियर नहीं आया तो वर्कर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको हैबिट ऐसी हो चुकी है कि अगर उसका सुपीरियर आया है, उस पर निगरानी कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है, वो काम तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मोनोपोली ओवर डिसीजंस। यहाँ पर जितने भी डिसीजंस होते हैं उसकी मोनोपोली है। कैसे है? जो भी डिसीजन लेगा सिर्फ टॉप लेवल वाला लेगा, जो नीचे उसके अंडर काम कर रहे हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उनसे तो बस काम ही काम करवाया जा रहा है, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उनका कोई एप्रिसिएशन नहीं है, उनके कोई सजेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ डिसीजन माने जाएंगे तो किसके माने जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजर के या फिर जनरल मैनेजर के। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? इसी के साथ हम लोगों के सभी डिसएडवांटेज कंप्लीट होते हैं। अब द थिंग इज कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइन है, यानी कि अगर मैं चूज करती हूँ लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए क्या क्या सुटेबिलिटी होनी चाहिए, किस बिजनेस के अंदर मैं ये स्ट्रक्चर चूज कर सकती हूँ, ऑप्ट कर सकती हूँ। पहली चीज, आपके बिजनेस का साइज स्मॉल होना चाहिए, आपका बहुत छोटा सा बिजनेस होना चाहिए, एंड उस बिजनेस के अंदर बहुत कम एम्प्लॉयज होने चाहिए, एंड जितने भी एम्प्लॉयज है वो सभी एम्प्लॉयज एक ही काइंड की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो, एक ही तरह का उनका बिजनेस हो, where only a single product is manufactured and sold, जहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो एंड एक ही प्रोडक्ट की सेल्स हो रही हो। ये है सुटेबिलिटी ऑफ योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट क्लियर हो? कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया? इसी के साथ हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप पढ़ लिया है। क्या था फर्स्ट टाइप? लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप से बॉटम मूव करती है। एंड वहां पर मैंने देखा लाइन ऑर्गेनाइजेशन की भी दो टाइप है, प्योर लाइन एंड डिपार्टमेंट लाइन। प्योर लाइन में क्या होगा? एक ही मेरा जनरल मैनेजर है, उसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट है, एंड लेकिन डिपार्टमेंटल लाइन के अंदर क्या होगा? जनरल मैनेजर तो एक है लेकिन उसके अंदर डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। समझ आ रही है चीज? प्योर लाइन एंड डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही डिफरेंस है कि उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है लेकिन डिपार्टमेंटल के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये था मेरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मेरा कॉन्सेप्ट था। यहां पर उसकी मैंने मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक चीज को कवर किया है। अब यहां पर क्या देखने वाले हैं? मैं यहां पर मेरी फर्स्ट कैटेगरी को कवर कर चुकी हूं, बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी मतलब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या है इसका? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही मैं आपको यहीं पर इसका मीनिंग समझाती हूं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन लिखा है यहां पर, यस, तो यानी कि इसके अंदर इसकी हर एक चीज होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसके अंदर इसकी हर एक चीज है क्योंकि इसके नाम में भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहां पर क्या डिफरेंस है स्टाफ का, कि यहां पर ये लोग एक एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करते हैं जो छोटी छोटी चीजों पर उनको एडवाइस देते रहते हैं। बस ये ही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर एक डिफेक्ट था, एक कमी थी। क्या कमी थी? कि जो मेरा टॉप मैनेजमेंट है, जो मेरे जनरल मैनेजर है, उनके ऊपर इतना बर्डन है, हर एक डिसीजन उनको लेना पड़ रहा है, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम उनको सुननी पड़ रही है। तो ये जो कमी थी, ये कमी को किसने पूरा किया? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने पूरा किया? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड जो मेरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती थी ये मेरे बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस में काम आती थी। लेकिन अब इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर कहीं पर भी देखो, ऑर्गेनाइजेशंस, मेरे बिजनेसेस क्या हमेशा छोटे होंगे? नहीं, मेरा बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। तो अगर मेरा बड़ा बिजनेस है तो वहां पर मैं क्या स्ट्रक्चर चूज करूं, उसी की बात यहां पर करने वाले हैं। मीनिंग समझेंगे यहां पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो लाइन है वो फंक्शन सिमिलर है। लाइन का मतलब क्या? अभी पीछे हम लोगों ने फर्स्ट
कैटेगरी पढ़ी थी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज यहाँ बोली है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो होता था वो ही यहाँ पर होगा। क्या होता था लाइन ऑर्गेनाइजेशन में? एक जनरल मैनेजर है, वो सब पर ऑर्डर चला रहा है। सेम चीज यहाँ पर है। लाइन के लिए क्या बोला गया? जो फंक्शन है मेरे लाइन ऑर्गेनाइजेशन का वो सिमिलर है जैसे ही फंक्शन मेरे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था। लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम कुछ स्टाफ, कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लेते हैं जो हमारे एडवाइजर की तरह काम करते हैं, जो हमें छोटी छोटी एडवाइसेस दे सकते हैं, जहां पर मुझे अपना खुद का दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोले? जो मेरे लाइन ऑफिसर्स हैं उनका काम क्या है? डिसीजंस लेना। एंड जो मेरे स्टाफ है उनका काम क्या है? एडवाइस करना। ये एक सेंटेंस याद कर लो, क्योंकि ये सेंटेंस आपका की सेंटेंस है, इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड है। कि इन कीवर्ड्स को आप लिखोगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं मैंने इतना लेंथी आंसर लिखा लेकिन मार्क्स फिर भी मैंने जितना डिजर्व करती थी उतने नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोग कीवर्ड्स मिस करके आते हो कि इसके अंदर अगर मैं खाली ये सेंटेंस भी लिख दूं ना, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसे एक सेंटेंस से मीनिंग क्लियर होता है। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। यहां पर बोला है कि लाइन का काम तो सेम ही है जैसे पीछे हमने फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ा। क्या काम है लाइन का? कि उसके पास सारी पावर है, वो हर एक का डिसीजन लेगा। वही काम यहाँ है। लाइन ऑफिसर्स का काम क्या है? डिसीजंस लेना। लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्टाफ, कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे जो एडवाइस देंगे। क्या एडवाइस देंगे? नहीं अभी इन्वेस्टमेंट मत करो, यहां से फंड्स रेज करो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये चीज यहाँ पर है। उसके बाद जो स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर। एंड जहां पर आप लोगों को दिक्कत आती है वो आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं एंड वहां पर आपको अलग अलग सॉल्यूशंस, अलग अलग एडवाइजेस देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से ऐसे बाहर आ सकते हो, इससे ऐसे बाहर आ सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको उनकी एडवाइस माननी है या फिर नहीं। आपकी चॉइस है मतलब किसकी? जनरल मैनेजर की चॉइस है। एंड इसी बात को आगे समझे तो यहां पर बोला गया है कि यहां पर काम डिवाइड हो गया है। सोचने वाला काम किसी और का, एग्जीक्यूशन वाला काम किसी और का। थिंकिंग एंड एग्जीक्यूशन इज डन बाय डिफरेंट पर्संस एंड दिस रिमूव्स द चीफ डिफेक्ट ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर काम बट गया है मेरे जनरल मैनेजर का। यही कमी मेरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में थी, वो कमी इसने निकाल दी। क्यों? क्योंकि सोचने वाला काम किसी और का, एडवाइस तो मेरा स्टाफ दे रहा है, करने वाला काम किसी और का, किसका? जनरल मैनेजर का। पॉइंट क्लियर है? मीनिंग क्लियर है या फिर नहीं? सिंपल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग जो हमारे लार्ज बिजनेसेस हैं उसके लिए भी इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया इंपॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर दैट लाइन ऑफिसर्स आर नॉट बाइंड टू। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि जो मेरे लाइन ऑफिसर्स है यानी कि जो मेरा जनरल मैनेजर है वो बाउंड नहीं है कि जो उसने एडवाइस दी उसको मानना ही मानना है। एडवाइजर का काम क्या है? एडवाइस देना। उसको मानना है या नहीं मानना, एक्सेप्टेंस देनी है या रिजेक्शन देनी है, किसके हाथ में है? टॉप मैनेजमेंट के। किसके हाथ में है? जनरल मैनेजर के। तो ही इज नॉट बाउंड, इट इज नॉट कंपल्सरी टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस। किसकी एडवाइस? मेरे एडवाइजर्स की। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मीनिंग यहां पर अच्छे से आई होप आप लोगों को समझ आया है। अब कुछ डेफिनेशंस की, फेमस डेफिनेशंस की बात करते हैं। लुइस एलन क्या बोलते हैं? स्टाफ रेफर्स टू दोज एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विस टू द लाइन। हमारे जो स्टाफ है वो कौन लोग हैं? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवाइस देते हैं एंड जो मेरे जनरल मैनेजर है उनकी हेल्प करते हैं, उनको सर्विस देते हैं। कौन है ये लोग? स्टाफ है। अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूमैन क्या कहते हैं? स्टाफ वर्क इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल वर्क। स्टाफ का काम मेरे मैनेजरियल काम वर्क का, मेरे मैनेजरियल वर्क का एक पार्ट है जो एक एग्जीक्यूटिव असाइन करता है किसी और पर्सन को आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अर्नस्ट क्या बोलते हैं? लाइन एग्जीक्यूटिव आर दोज इन चार्ज ऑफ फंक्शंस दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। जो मेरा लाइन एग्जीक्यूटिव है, लाइन एग्जीक्यूटिव मतलब मेरा जो जनरल मैनेजर है, वो जो भी काम कर रहा होता है डायरेक्टली किस प्रोपोर्शन में कर रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। स्टाफ एग्जीक्यूटिव क्यों काम कर रहा है? ये कंट्रीब्यूट करते हैं काउंसिल करने में, यानी कि जो जनरल मैनेजर मेहनत कर रहा है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, उस मेहनत में वो 4 चांद लगा रहा है, उसको काउंसलिंग दे रहा है कि आप इस काम को ऐसे करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, आप इस काम को ऐसे कर लो तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो उसको क्या दे रहा है कि स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? स्टाफ या फिर एक्सपर्ट्स। अब बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले अगर आप लोगों
आपने मीनिंग अच्छे से समझे, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग खुद से लिख सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहां पर काम डिवाइड हुआ है, सोचने का काम अलग, करने का काम अलग। सोच कौन रहा है यहां पर, कौन आपको एडवाइसेस दे रहा है, आपका एडवाइजर, आपका स्टाफ, आपके एक्सपर्ट्स। एंड काम कौन कर रहा है, आपका जनरल मैनेजर। इसीलिए बोला गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आप लोगों के यहां पर काम डिवाइड हो रहा है बिटवीन द जनरल मैनेजर एंड योर स्टाफ और एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट बोला गया यहां पर कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम सेम ही रहेगा, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल है, स्टाफ की एडवाइस अवेलेबल है। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता था वो तो होगा, प्लस जो स्टाफ एडवाइस देता है वो इसके अंदर ऐड ऑन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपर्ट्स के पास राइट किस चीज का है, एडवाइस देने का। उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिजेक्ट करना है, किसके हाथ में, जनरल मैनेजर के हाथ में। जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं मेरे लाइन एग्जीक्यूटिव के, वो उसी के ही सबऑर्डिनेट्स रहेंगे। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी स्टाफ आ रहा है, कोई भी एक्सपर्ट आ रहा है, तो वो अपने आप को इतना बड़ा ना समझ ले कि मेरे सबऑर्डिनेट को अपना सबऑर्डिनेट समझना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल ना हो। जो मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरा कौन, जनरल मैनेजर का, मैं अपने आप को क्या समझ रही हूँ, जनरल मैनेजर। जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो मेरा ही रहेगा। अगर कोई स्टाफ, कोई मेरा एक्सपर्ट आ जाता है, वो मेरे सबऑर्डिनेट पे अपनी नजर ना लाए, मेरे सबऑर्डिनेट को अपना सबऑर्डिनेट ना समझे। दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फीचर क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो शुरू से चलता आ रहा है कि जितने भी ऑर्डर्स पास होंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे, यानी कि हर सबऑर्डिनेट को एक सिंगल सुपीरियर ही ऑर्डर दे रहा होगा। वो चीजें यहां पर भी फॉलो होंगी। नेक्स्ट क्या है, जो अथॉरिटी है वो भी टॉप से बॉटम पर ही ट्रांसफर होगी, टॉप से बॉटम पर ही मूव होगी। एंड जो भी सजेशन है, जो भी कंप्लेन है, वो भी बॉटम से टॉप पर ही जाएंगे, जैसे मेरे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे। कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ आए या फिर नहीं? इजी, सिंपल एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर आपको खाली मीनिंग याद है या खाली डायग्राम भी याद है, आप लोग खुद से हर एक चीज बनाकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जनरल मैनेजर है, हर एक चीज वही है, उसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, उसको काम करने वाले लोग दिए गए, हर एक चीज सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ जो जनरल मैनेजर है उसको एक कंधा इस एक्सपर्ट ने दिया है एंड एक कंधा इस एक्सपर्ट ने दिया है, बाकी चीजें तो सेम है। इसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के नीचे सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट के नीचे फॉरमैन है, फॉरमैन के नीचे वर्कर है। यही सब चीज मेरे डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती थी। इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर, क्या चीजें डिफरेंट है कि इसको कंधा देने वाले लोग हैं, इसको एडवाइस करने वाले एक्सपर्ट्स या फिर स्टाफ है। डायग्राम से चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लाइंस एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फायदों की। मेरिट्स की बात करेंगे कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर चूज करती हूँ तो मुझे क्या क्या फायदा होगा। फर्स्ट है यहाँ पर साउंड डिसीजन, यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए मैंने मेरा एक्सपर्ट बिठा रखा है जो इस काम में, जिसके पास इस काम के अंदर एक्सपर्टीज है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्रीज इन एफिशिएंसी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों, मेरे पास एक्सपर्ट है जो इतने अच्छे डिसीजन ले रहा है, वो मुझे बता रहे कि आप प्रोडक्शन ऐसे करते थे, नहीं ऐसे मत करो, इससे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, आप प्रोडक्शन इस मेथड से करो ताकि आपका खर्चा कम हो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट फायदा क्या है, स्पेशलाइजेशन आएगी यहाँ पर। स्पेशलाइजेशन कैसे, अब जनरल मैनेजर ने अपना दिमाग तो लगाना नहीं है सोचने में, जो चीजें अलग अलग उसको एक्सप्लोर करनी पड़ती थी कि मार्केट में क्या क्या मेथड्स चल रहे हैं, मार्केट में क्या क्या कस्टमर की डिमांड। अब ये काम करने के लिए उसने एक्सपर्ट बिठा लिया, अब उसे क्या करना है, बेसिक काम करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पॉइंट क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरिट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोर फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पर मैं चाहूं, मैं मतलब कौन, जनरल मैनेजर चाहे तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है विद द एडवाइस ऑफ योर एक्सपर्ट्स और योर स्टाफ। आपका स्टाफ अगर आपको सजेस्ट कर रहा है, आपका स्टाफ, आपके एक्सपर्ट्स अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही पोजीशन पर, सही डायरेक्शन में जा रही है, अब आप लोग आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या है, आपके एक्सपेंशन की फैसिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट हायर कर रखा है जो मुझे नई नई टेक्निक्स बता रहा है प्रोडक्शन को करने की। वो कह रहा है आप अगर प्रोडक्शन मेथड ए चूज करेंगे तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, बी चूज करोगे तो खर्चा कम होगा, बी चूज कर लो, तो इससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन।
यहाँ पर जो मेरी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन होता है, क्योंकि मैंने पहले दिन ही ये चीज क्लियर कर दी कि तेरा काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना है, ज्यादा अपने आप को यहाँ का मालिक नहीं समझना। तो उसने स्टाफ को क्लियर कर दिया। एंड जनरल मैनेजर ने क्या करा, मेरे को सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे फटाफट इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। अपने सबऑर्डिनेट्स को बता दिया, ऑर्डर मेरे से आएगा तो ही फॉलो करना, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा एडवाइस एक्सेप्ट करो तो ही एक्सेप्ट करना, अदरवाइज रिजेक्टेड। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहां पर क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो ये सभी फीचर्स थे किस चीज के, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। अब जिस चीज का फायदा उसका नुकसान होगा या फिर नहीं, बिल्कुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर डीमेरिट्स की। पहली डीमेरिट, पहला नुकसान क्या है, यहां पर मेरा खर्चा बढ़ेगा। खर्चा क्यों बढ़ेगा भाई, मैं एक्सपर्ट हायर कर रही हूँ, उस एक्सपर्ट्स की पता नहीं कितनी फीस होगी, उसने कितनी पढ़ाई कर रखी होगी इस चीज में जिसकी वो मुझसे फीस तो चार्ज करेगा, इसीलिए यहां पर मेरा खर्चा बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, यहां पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अब यहां पर एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजे लेने के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर बैठ जाते हैं। वो डिसीजन दे रहे हैं, डिसीजन मतलब वो एडवाइस तो दे रहे हैं, एंड मुझे उस पर भरोसा हुआ, मैंने उसकी एडवाइस मान भी ली, लेकिन बाद में पता चला उसकी उस एडवाइस से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लोग सीरियस ही नहीं थे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसीलिए यहां पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स मेरे रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो उन्होंने एडवाइस दी है उससे सक्सेस हो या फेलियर हो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। अब यहां पर जो मेरा लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी है, यानी कि जो मेरा जनरल मैनेजर है और जो मेरा एक्सपर्ट है, दोनों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। अभी एक ऐसा दिन आया कि मेरा जो टारगेट था, मेरा टारगेट अचीव हो गया, जनरल मैनेजर खुश हो रहा है, कह रहा है मैंने किया है सब कुछ, लेकिन जो स्टाफ था, जो एक्सपर्ट था, वो कह रहे तूने कुछ नहीं करा, एडवाइस तो मेरी थी, करा तो मैंने था। तो इन छोटी छोटी चीजों पर यहां पर लड़ाइयां भी हो सकती है, क्योंकि दोनों अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट वन इज ओनली थियोरेटिकल एडवाइस। जो मेरा एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, वो जो भी अपनी नॉलेज इंप्लीमेंट कर रहा होता है वो थ्योरी बेस पर कर रहा होता है, बुकिश नॉलेज पर कर रहा होता है। उसने क्या कर रखा है एक्सपर्ट बनने के लिए, उसने कुछ नहीं कर रखा, बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है और वो उसी बुकिश नॉलेज के हिसाब से मुझे एडवाइस देता है। तो यानी कि यहाँ पर वो थ्योरेटिकल एडवाइसेस देता है, प्रैक्टिकल एडवाइसेस नहीं। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है यहाँ पर, लेंथी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर अगर कोई भी डिसीजन लेना है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। मेरा जो सबऑर्डिनेट था उसने आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने जाकर जनरल मैनेजर को बताई, जनरल मैनेजर ने एक्सपर्ट को बताई। अब एक्सपर्ट क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेगा, फिर कुछ ऑप्शंस देगा, फिर कोई एडवाइस देकर उसको डिसीजन देगा। अब उसने एडवाइस तो दे दी, एडवाइस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी हो सकती है। तो अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए वापस जनरल मैनेजर के पास जाएगी। तो ये क्या है, बहुत लेंथी प्रोसेस है अगर मैं कोई भी डिसीजन लेने चाहती हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग अथॉरिटीज। यहाँ पर अगेन वही कॉन्फ्लिक्ट्स वाली बात है कि स्टाफ के पास कितनी आप लोगों की अथॉरिटी है एंड कितनी जनरल मैनेजर के पास है, इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट्स। यहाँ पर जो मेरा जनरल मैनेजर होता है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ जाता है कि अगर मुझे कोई भी एडवाइस दी होगी, मैंने मेरा एक्सपर्ट तो बुला रखा है, मैं क्यों अपना माइंड लगाऊं, मैं क्यों चीजें एक्सप्लोर करूं, हर एक चीज तो वो एक्सप्लोर कर रहा है। तो यहाँ पर वो थोड़ा ओवर डिपेंडेंट हो जाता है अपने एक्सपर्ट्स के ऊपर। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोगों ने हमारी हर एक डिमेरिट, हर एक नुकसान को पढ़ लिया है। अगर मैं लाइन एंड स्टाफ मेथड को चूज करूं, इस स्ट्रक्चर को चूज करूं। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी की कि ये स्ट्रक्चर अगर चूज करना है तो मेरा बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को चूज करने के लिए हमारे पास एक बड़ा बिजनेस होना चाहिए, लार्ज स्केल का बिजनेस होना चाहिए। एंड लीगल एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैव इंक्रीज्ड, इट हैज बिकम ऑलमोस्ट अ ड्रीम। अब आजकल क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बहुत बड़े मुद्दे फंस जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, आज टैक्स जाने, आज ये होना है, आज वो होना है, आज ऐसे करना है। तो इन चीजों के लिए इस तरीके के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ड्रीम कम ट्रू की तरह काम कर रहे हैं। एंड जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस ऑर्गेनाइजेशन का, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ऑफिसर। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकला इसके अंदर कि यहाँ पर लड़ाइयां बहुत हो जाती हैं, किस किस के बीच में, जो मेरा जनरल मैनेजर है उसके बीच में एंड जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किस तरीके से क्लियर हो सकते हैं, अगर आप लोग एक दूसरे की ड्यूटीज मान लो कि जब तुझे बोला तो एडवाइस देगा तो एडवाइस देके चुप बैठ जा, आगे का काम मुझे करना है, तूने नहीं बोलना। तो इस तरीके से आप इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं, लड़ाइयों को रोक सकते हैं। सो दिस वाज अ सुटेबिलिटी फॉर चूजिंग लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन।
आगे बढ़ते हैं। सेकंड, यहां पर आप लोगों को क्लियर हुआ है, 2 मेथड्स में पढ़ चुकी हूं। कौन कौन से? पहला था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों कैटेगरीज पढ़ चुकी हूं, लास्ट कैटेगरी मेरी रहती है। अब यहां पर भी जो मेरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक प्योर एंड एक डिपार्टमेंटल। 2 पढ़ी थी या फिर नहीं, दोनों पढ़ी थी। आई होप माइंड के अंदर सेट हो रही है हर एक चीजें, एंड यहीं से वीडियो से ही आपको कॉन्सेप्ट्स लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की 3 कैटेगरीज है, उसमें भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन की 2 कैटेगरीज। बस आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे आप लोग लिखने बैठेंगे आपका आंसर, तो आपको क्या याद आएगी? वीडियो में सुनी हुई हर एक बात याद आएगी। उस हर एक बात को सेंटेंसेस में फ्रेम करते जाओ एंड उसको चिपकाते जाओ अपनी आंसर शीट पर, एंड वहीं से आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, विच इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, हर साल चाहे वेरी शॉर्ट में, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर कहीं पर भी किसी और के बारे में सोच रहे हो, छोड़ दो। कहीं पर भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, छोड़ दो। भूख लग रही है, आप लोग आपकी स्नैक्स उठा के बैठ जाओ, वीडियो पॉज कर दो, स्नैक्स उठा के बैठ जाओ, टॉपिक सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या टॉपिक है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज, एक एक सेंटेंस ध्यान से सुनना। क्या बोला गया? पहली चीज, तो पहला सेंटेंस आप इसमें क्या लिख सकते हैं? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। यहां पर इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फादर कौन है? किसने इसको लॉन्च किया? कौन है वो? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, फादर ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप विल बी नोन एज, क्या है उनका नाम? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। नेम पता होना चाहिए, याद रखना, आप लोगों का इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद ये जो हमारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पर। हर कोई हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन कुछ कह रही है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ कह रही है, लेकिन जो मेरा फंक्शनल फॉर्मेनशिप है ये कहता है यहां पर स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। लोगों को काम की प्रैक्टिस होगी तो वो काम जल्दी करेंगे एंड कम कॉस्ट पर करेंगे। तो इन्होंने किस पर फोकस किया कि यहां पर हमारी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अंडर इट द एबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स इज फुली यूटिलाइज, ताकि हम लोग हर एम्प्लॉय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता था? एक्सपर्ट का काम क्या होता था? एडवाइस देना। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट एडवाइस देता है एंड डिसीजन भी यही लेता है। मेरे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता था? उसने एडवाइस दे दी, अब जनरल मैनेजर जाने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। लेकिन फंक्शनल फॉर्मेनशिप ने क्या कहा? नहीं, एक काम मैं अपना और घटाती हूं। कैसे घटाऊं? वो एडवाइस देता था, डिसीजन मेरे हाथ में होता था। अब मैं क्या करती हूँ? उसको थोड़ी अथॉरिटी और देती हूँ और उसको कहती हूँ बढ़िया सी एडवाइस देके डिसाइड कर ले और बस मुझे बता दे कि आप बस ये कर लो, मेरी सिरदर्दी कम हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। वो एडवाइस भी लेगा एंड डिसीजन भी वो ही लेगा। इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है एंड उसको अलग अलग एक्सपर्ट्स को अलॉट कर दिया जाता है। यहां पर अब एक एक्सपर्ट नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं एंड हर एक्सपर्ट को अलॉट कर दिया एक एक डिपार्टमेंट कि आप एक्सपर्ट्स को इस डिपार्टमेंट के अंदर बैठकर काम करना है एंड यहां पर आप लोग एडवाइस भी देंगे एंड डिसीजंस भी आप ही लेंगे, क्योंकि आप लोग हर एक चीज को ऑब्जर्व तो कर ही रहे हो। अब यहां पर बात करते हैं टेलर की कि टेलर ने इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहां पर मैनेजमेंट के काम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ईच मैन डाउन फ्रॉम द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शैल हैव एज फ्यू फंक्शन एज पॉसिबल टू परफॉर्म। यहां पर बोला गया सुपरिटेंडेंट को इतने फ्यू ऑप्शंस दिए जाएं कि वो इजीली वहां पर अच्छे से फोकस कर सके, हैंडल कर सके, सिचुएशन समझ सके, सिचुएशन को देख के एडवाइस दे सके एंड उस एडवाइस के बेस पर डिसीजन ले सके। इफ प्रैक्टिकेबल द वर्क ऑफ ईच मैन इन द मैनेजमेंट शुड बी कन्फाइंड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल लीडिंग फंक्शन। हर किसी की जो एक्टिविटीज है वो डिफाइन होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से उस पर फोकस कर सके एंड उसको स्पेशलाइजेशन मिल सके। आई नो ये डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, इसीलिए आप
आप लोग इसको लर्न करना छोड़ दो। जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, उन्हीं चीजों पर फोकस करना। इसको याद करने बैठोगे तो बाकी ऊपर की एंड बाकी नीचे की चीजों को छोड़ दोगे। डिफिकल्ट है लेकिन लिखना जरूरी था क्योंकि टेलर ने इस बात को ऐसे बोला। एंड एक बात और, अगर हम लोग उसके नाम के साथ डेफिनेशन लिखते हैं तो आप कोई वर्ड इधर का उधर नहीं कर सकते, आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। अब टेलर ने क्या सजेस्ट किया, आप इसकी बिहाफ पर इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, इसको वहां पर लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। टेलर ने यहां पर सजेस्ट किया कि जो मेरी फैक्ट्री का मैनेजर है, जो मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, उसके काम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो डिपार्टमेंट्स के अंदर। पहला डिपार्टमेंट कौन सा, प्लानिंग डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट बना दो जो सिर्फ प्लान्स ही प्लान्स बना रहा होगा, एंड एक डिपार्टमेंट बना दो जो सिर्फ काम ही काम कर रहा होगा, प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन कर रहा होगा। दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर चार चार एक्सपर्ट्स वहां पर होने चाहिए। चार ही एक्सपर्ट्स प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर एंड चार ही आपके एक्सपर्ट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। प्लानिंग के अंदर जो एक्सपर्ट्स है वो प्लानिंग कर रहे होंगे, जो एक्सपर्ट्स आपके प्रोडक्शन के अंदर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है, वो प्रोडक्शन कर रहे होंगे। इजी किया या फिर नहीं टेलर ने क्या किया, वो नोटिस कर रहा था कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने सबने एक ही स्टाफ को, एक ही एक्सपर्ट को हायर कर रखा है एंड उस पर इतना बर्डन बनाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन वो बेचारा अकेले ले रहा है। डिसीजन भी नहीं, वो सिर्फ एडवाइस दे रहा है, अल्टीमेटली डिसीजन अगेन जनरल मैनेजर को लेने पड़ रहे हैं। तो टेलर का दिमाग जागता है, वो बत्ती जगती है उसकी, और वो क्या कहता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इतने एक्सपर्ट्स ले आओ कि हर एक्सपर्ट हर एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करो। तो उसने क्या कहा, जनरल मैनेजर के पास गया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो नोटिस कर रहा था, उसने कहा वहां के जनरल मैनेजर को एक काम करो, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जो फैक्ट्री, दो डिपार्टमेंट में डिवाइड करो। उसी का करते हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, उसी का एक डिपार्टमेंट बना लो प्लानिंग का, एक बना लो प्रोडक्शन का। जो प्लानिंग में है वो प्रोडक्शन में देखेंगे भी नहीं, सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग कर रहे होंगे, एंड जो प्रोडक्शन में है वो सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम करेंगे। तो यहां पर उस जनरल मैनेजर उसको रिप्लाई करता है कि खाली डिपार्टमेंट बनाने से तो काम होगा नहीं, यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। तो बात तो अल्टीमेटली वो ही आई, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला मेरे सिर आके खाएगा एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला भी मेरे पास ही आके सिर खाएगा। तो वो कहते हैं नहीं, आप लोग लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टाफ हायर करते थे। वो कहता था यस हम लोग करते थे। तो उससे कहा यहां पर एक एक्सपर्ट छोड़ दो, आप लोग चार चार एक्सपर्ट हायर कर लो, चार एक्सपर्ट प्लानिंग के लिए एंड चार एक्सपर्ट्स प्रोडक्शन के लिए, चार चार हायर हो चुके। एंड अब उसने क्या कहा, ये जो चार आपके एक्सपर्ट हैं प्लानिंग वाले, ये सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे होंगे और इतनी अच्छी प्लानिंग हो जाएगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहां से यहां पहुंच जाएगी। एंड जो चार एक्सपर्ट प्रोडक्शन में है वो सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को एक अच्छी हाइट देंगे। मीनिंग क्लियर हुआ, स्टोरी से चीजें समझ आ रही है। यहां पर लिखा हुआ है एक फैक्ट्री मैनेजर है, जो बात टेलर इसको समझा रहा था, मैनेजर को समझा रहा था। इसने क्या किया, अपने यहां पर दो डिपार्टमेंट बना लिए, प्लानिंग का एंड प्रोडक्शन का, एंड हर डिपार्टमेंट को चार चार एक्सपर्ट्स उसने दे दिए। यही कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, अब इन एक्सपर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एक्सपर्ट्स होंगे। एक्सपर्ट्स के नाम क्या क्या होंगे। पहला है रूट क्लर्क। कौन है पहला, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या देखता है, वो कहता है कि जितने भी प्रोसेस होंगे, यानी कि कोई भी काम अगर करना है, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको किस सीक्वेंस में कंप्लीशन करना है, किस किस स्टेजेस से निकल के वो एक रॉ मटेरियल मेरा फिनिश गुड्स बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मेरा रूट क्लर्क। जो मेरा पहला एक्सपर्ट है उसको क्या बोलते हैं, रूट क्लर्क। स्टार्टिंग से समझेंगे। मैंने क्या बोला, दो डिपार्टमेंट है, एक प्लानिंग वाला एक प्रोडक्शन वाला। पहले मैं प्लानिंग वाले को उठा रही हूं, प्लानिंग वाले को समझ रही हूं। प्लानिंग वाले के अंदर चार एक्सपर्ट्स हैं, उन चारों एक्सपर्ट्स के बारे में समझना। पहला एक्सपर्ट है रूट क्लर्क। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो यानी कि वहां पर गुड्स बनाए जाते हैं। तो जो मेरा रूट क्लर्क होता है वो ये डिसाइड करता है कि अगर एक रॉ मटेरियल से मुझे कोई फिनिश गुड्स बनाना है, तो ये रॉ मटेरियल किस सीक्वेंस में किस किस के पास जाने वाला है, किस किस स्टेजेस से निकलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, मेरा रूट क्लर्क। ये डिसाइड करता है कि आप लोगों की जॉब कहां से स्टार्ट होगी दिन के अंदर एंड दिन में कब खत्म होगी। कौन है ये, रूट क्लर्क, जो आपका स्केड्यूल सेट करता है। अगर मैं सिंगल टर्म देना चाहूं तो ये आपका स्केड्यूल सेट करता है, स्टेजेस एंड सीक्वेंसेस को सेट करता है। नेक्स्ट एक्सपर्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब
ये एक ऐसा एक्सपर्ट है जो बस बैठा रहेगा एक नोटबुक पेन लेके। क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको कि पर्सन ए है, मेरा एक वर्कर ए है, उसको एक कार्ड भिजवाता है एंड उस कार्ड पर क्या लिखा होता है, आपको 8 बजे ऑफिस आना है एंड 9 बजे से काम स्टार्ट करना है। इतने बजे 9 से 12 तक आपके इतने पीसेस बन जाने चाहिए। 12 बजे आपको 15 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा। 12:15 से आपको उठ करके दोबारा से काम करना है। 2-2:30 बजे आपका लंच है। तो ये क्या कर रहा है? वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो मेरा जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो किस पर काम करेगा? सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पर काम करेगा कि सबको, हर वर्कर को, काम करने वाले हर पर्सन को वो इंस्ट्रक्शंस लिख करके भेजेगा कि आपको इस तरीके से काम करना है, ताकि वो हर पर्सन को अच्छे से स्पेशलिस्ट बना सके, उनमें स्पेशलाइजेशन ला सके। अब उन्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है बस करते जाओ, इसी काम को इसी तरीके से उसको करना है। थर्ड एक्सपर्ट कौन है यहाँ पर? थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नाम से समझ आ रहा है, ये मेरा एक ऐसा एक्सपर्ट है जो बताता है कि आपको इस सामान पर, इस गुड्स पर, इस आइटम पर इतना टाइम लगाना है एंड एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में कितनी कॉस्ट लगानी है। ये एक्सपर्ट मेरा ये काम करेगा। नेक्स्ट लास्ट एक्सपर्ट कौन है प्लानिंग के अंदर? डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर क्या करेगा? ये बस बैठा रहेगा, प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, बैठा रहेगा और सिर्फ देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वहां पर प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा कि हाँ, ये जो बाकी एक्सपर्ट कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई टाइम के बारे में बता रहा है, कोई कॉस्ट के बारे में बता रहा है, कोई स्टेजेस के बारे में, तो ये सब चीजें डिसिप्लिन में चलती रहे। इस ऑफिसर का काम ये है। तो यहां पर जो टेलर ने 2 डिपार्टमेंट डिवाइड किए थे, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, उसमें से प्लानिंग के अंदर मेरे कौन कौन से एक्सपर्ट्स आते हैं, हर एक्सपर्ट्स के बारे में समझ चुकी हूँ। पहला कौन था? रूट क्लर्क, जो क्या डिसाइड करता था? सीक्वेंस एंड स्टेजेस, कि किस किस सीक्वेंस एंड स्टेजेस में मेरा रॉ मटेरियल जाएगा एंड वो फिनिश गुड्स बन करके निकलेगा। सेकेंड एक्सपर्ट कौन है मेरा यहाँ पर? सेकेंड एक्सपर्ट था, ध्यान से देखेंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। कौन था? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या करते हैं? पूरे इंस्ट्रक्शंस डिसाइड करते हैं कि किस वर्कर को किस समय से काम शुरू करना है, क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये चीजें डिसाइड करता है। थर्ड एक्सपर्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये डिसाइड करते हैं कि किसी चीज को बनाने में कितना समय लगना चाहिए एंड कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। लास्ट है यहाँ पर डिसिप्लिन ऑफिसर। ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हर चीज डिसिप्लिन्ड वे में चल रही है या फिर नहीं। प्लानिंग डिपार्टमेंट ओवर हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, कि मेरे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पर कौन कौन से एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। पहला कौन है यहाँ पर? गैंग बॉस। गैंग बॉस के अंदर क्या होता है? जो वर्कर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। क्या होता है यहाँ पर? जितने भी वर्कर्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एंड एक ग्रुप लीडर उसमें से सेलेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं गैंग बॉस। उसमें क्या होता है? ही इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट बोथ द वर्कर्स एंड द मशीन्स आर फिट इनफ। कुल मिलाकर के अगर इजी टर्म्स में समझे तो गैंग बॉस का काम क्या होता है? वो देखता है कि जितने भी लोग मेरे यहाँ पर प्रोडक्शन करने आ रहे हैं वो हर पर्सन भी फिट होना चाहिए एंड हर मशीनरी भी। अगर सपोज एक पर्सन आता है और आपकी फैक्ट्री के अंदर एंड वो पर्सन को फीवर हुआ है, तो क्या वो अच्छे से प्रोडक्शन करेगा? नहीं। तो गैंग बॉस का काम क्या है? उसे देखना है कि क्या मेरे यहाँ पर काम करने वाला हर वर्कर फिट है या फिर नहीं। ये तो हो गई वर्कर की बात। दूसरी चीज क्या है? अब उसे ये भी देखना पड़ेगा क्या हर एक मशीन प्रॉपर्ली काम कर भी रही है या फिर नहीं, या ये वर्कर्स आकर के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको मशीन्स की भी परफेक्शन देखनी पड़ेगी। गैंग बॉस का काम ये है कि वहां के वर्कर्स एंड वहां की मशीन्स ओके हैं या फिर नहीं, ये चीजों को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपर्ट यहाँ पर कौन है? स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या होता है? वो देखते हैं कि जो लोग अब प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कुछ नहीं करता, हाथ पीछे बांधकर बस देखता रहता है कि हर कोई क्या सही स्पीड से काम कर रहा है या कोई लेजी बनकर काम कर रहे हैं। इतनी देर में 10 प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, इससे बस 5 बनाए। दिक्कत क्या है? क्या वो ठीक स्पीड से काम नहीं कर रहा या उसके साथ और कोई दिक्कत है? तो स्पीड बॉस का काम ये होता है। नेक्स्ट एक्सपर्ट कौन है यहाँ पर? नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है? रिपेयर बॉस देखता है कि क्या किसी मशीनरी को रिपेयरिंग की जरूरत है। अगर रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो उसको रिपेयरिंग की जिम्मेदारी लेता है, वो होता है मेरा रिपेयर बॉस। एंड ये क्या करता है? मेन फंक्शन क्या होता है? कीप द मशीन टूल्स इन वर्किंग कंडीशन। जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उनकी रिपेयर करके। नेक्स्ट लास्ट है यहाँ पर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या काम करता है? ये चेक करता है कि जो भी आपकी फाइनल प्रोडक्शन हो रही है वो सही क्वालिटी की है या फिर नहीं।
ऐसा तो नहीं है आप बनाए जा रहे हो लेकिन ये वो क्वालिटी नहीं है जो आप लोगों ने चाही थी, जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया था, तो ये यहाँ पर क्वालिटी को चेक करता है। ही इज द फोर्थ एक्सपर्ट ऑफ योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ, चीजें समझ आई। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर दो डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए गए, प्लानिंग का एंड प्रोडक्शन का। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या एक्सपर्ट्स हैं, उन हर एक्सपर्ट के बारे में बात कर चुके हैं। प्लानिंग के एक्सपर्ट्स में रिवाइज करवा चुकी हूं, प्रोडक्शन के रिवाइज करते हैं। पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होता है, यहां पर ये देख रहा होता है कि जो भी मशीन्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं वो फिट हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है स्पीड बॉस, वो देख रहा होता है कि काम मेरा जो प्रोडक्शन हो रही है वो स्पीड से हो रही है या फिर नहीं। रिपेयर बॉस हर एक चीज को परफेक्ट बनाकर रखते हैं, टूल्स भी एंड मशीन्स भी। उसके बाद इंस्पेक्टर क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो सही क्वालिटी की हो रही है या फिर नहीं। अब बात करेंगे ये जो थर्ड कैटेगरी है विच इज फंक्शनल फोरमैनशिप, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो ये है कि एक्सपर्ट्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो एडवाइस भी दे सकता है एंड डिसीजंस भी वो ही ले सकता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं एंड आपके डिसीजंस भी ले सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपके फंक्शनल फोरमैनशिप का। नेक्स्ट क्या है, वर्क जो है 8 लोगों में बट चुका है। क्या हुआ है, 8 लोगों में बट चुका है। 4 एक्सपर्ट्स प्लानिंग के, 4 एक्सपर्ट्स प्रोडक्शन के, तो कितने लोगों में बट चुका है काम, 8 लोगों में। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्ट्री का काम होता है वो 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटा गया है। पहला डिपार्टमेंट प्लानिंग है, दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है। क्या ये सभी पॉइंट्स आप खुद नहीं लिख सकते थे जैसे ही आप लोगों ने मीनिंग समझा? बिल्कुल लिख सकते थे। तो कोशिश करना मीनिंग आप लोग मुझसे समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से फ्रेम करो, क्योंकि पेपर लेंथी होते हैं, हर एक चीज याद करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ट्राई किया करो कि मीनिंग समझो एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स खुद फ्रेम कर लो, चीजों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करके। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज बहुत अच्छे से फॉलो होती है विच इज यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर हर एक्सपर्ट को हर डिपार्टमेंट के लिए सेट कर दिया और उनको वो ही इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उनसे वो ही सजेशन ले सकता है। इसीलिए बोला गया यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेरिट्स की। क्या फंक्शनल फोरमैनशिप चूज करने के कुछ फायदे हैं या फिर नहीं, हम बस एवे इसको चूज कर रहे हैं? तो पहला फायदा है फुल यूज ऑफ एक्सपर्ट्स नॉलेज। यहाँ पर मैंने इतने एक्सपर्ट्स बुला लिए कि जिनका यूज मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। स्पीड से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, ये चीज भी मुझे नहीं देखनी पड़ रही, उसके लिए भी मैंने एक्सपर्ट हायर कर रखे, यानी कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छे से कूट कर निचोड़ के यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसीज इंक्रीज। अब यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं तो क्या वहां पर एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, क्या वहां पर काम अच्छे से नहीं होगा? इंसान ठीक है या फिर नहीं, मशीन ठीक है या फिर नहीं, ये चीज भी देखने के लिए मेरा एक्सपर्ट बैठा है, तो क्या वहां एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। सो दिस इज द अनदर मेरिट। नेक्स्ट क्या है, मास प्रोडक्शन पॉसिबल। यहाँ पर आप लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद इतना बड़ा है जहां पर 4 लोग तो निगरानी कर रहे हैं, यहाँ पर हर चीज की इंस्ट्रक्शन दी जा रही, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो हम लोग हमारे बिजनेस की स्केल को भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इजीली प्रोडक्शन भी ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे एक्सपर्ट्स मिलकर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को याद है एक डिसिप्लिन वाला भी मैनेजर है, यहाँ पर एक डिसिप्लिन एक्सपर्ट भी है, तो वो क्या करेगा, हर चीज में डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। तो उससे क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बन करके निकलेगी। नेक्स्ट मेरिट क्या है, नेक्स्ट मेरिट है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट मेरिट क्या है, नेक्स्ट मेरिट है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। हेडिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है, इस हेडिंग को करेक्ट कर लेंगे। हेडिंग क्या है यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि क्या बोला गया है, आपकी जो फंक्शनल फोरमैनशिप है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इन केस आप इतने बड़े बिजनेस से छोटे बिजनेस पर शिफ्ट हो रहे हैं तो छोड़ दो इस फंक्शनल फोरमैनशिप को, चूज कर लो आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, आप स्टक नहीं हो इस पर। आपका मन कर रहा है चेंज करने का, आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट मेरिट क्या है, इजी ट्रेनिंग। कैसे ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्कर वो ही काम कर रहा होता है जिस काम के अंदर आप लोगों ने उसकी ट्रेनिंग करवाई है। लास्ट टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं डी मेरिट्स ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, कि इसको चूज करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला है वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब ऐसा हो सकता है कि एक्सपर्ट्स आपकी बात नहीं सुन रहे, किसी एक्सपर्ट्स ने, ये किसी भी एक एक्सपर्ट ने ये जो आपका प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड का, इसको वायलेट कर दिया। प्लानिंग वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जाकर ऑर्डर चलाने लग गया, या प्रोडक्शन वाला प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हो सकता है वहां पर कोऑर्डिनेशन ही ना बैठे, वर्कर ने काम करना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बैठा था उसने अभी तक इंस्ट्रक्शन कार्ड ही नहीं बनाया। इतने सारे लोग हैं, 2 लोग साथ काम कर रहे होते हैं, उन 2 लोगों में भी कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल होता है, तो वहां पर तो 8 एक्सपर्ट साथ में काम कर रहे हैं। अब जब तक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इंस्ट्रक्शन कार्ड ही नहीं बनाया, वर्कर कैसे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं? तो हो सकता है यहां पर आपकी कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी हो। सो दिस वाज अनदर डीमेरिट ऑफ योर फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पर अगर कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम बिगड़ गया, प्रोडक्शन वाले कह देंगे मुझे तो प्लानिंग वालों ने कहा था, प्लानिंग वाले कह देंगे हमने तो सब कुछ सही बताया था, प्रोडक्शन में गड़बड़ की है। तो यानी कि यहां पर हम लोग किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि हाँ एक्चुअल में इसकी गलती थी। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। यहां पर काम को अलग अलग एक्सपर्ट्स को बांटना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, सबको अच्छे से डिवाइड करना, हर किसी का टास्क डिवाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग एक्सपर्ट्स। एक जगह पर इतने सब इंटेलिजेंट लोग, इतने सब एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे, तो हो सकते हैं उनके जो ओपिनियंस है, उनकी जो एडवाइजेस है, उसमें क्या हो सके, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। सो दिस वाज अनदर डीमेरिट ऑफ योर फंक्शनल फोरमैनशिप। एंड नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव मेथड। यहां पर आप लोगों का खर्चा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक्सपर्ट को हायर करने में खर्चा बढ़ता है, तो यहां तो 8 एक्सपर्ट्स को आप लोग हायर कर रहे हो। एंड लास्ट डीमेरिट क्या है, डिसिप्लिन इज स्लैकेंड। हो सकता है यहां पर कोई डिसिप्लिन को मेंटेन ना करे, सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, हो सकता है यहां पर डिसिप्लिन ब्रेक हो जाए। तो ये था आप लोगों का चैप्टर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग का। आई होप हर एक चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर है। टोटल 3 टाइप्स पढ़े हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फोरमैनशिप। आई होप ये तीनों ही टाइप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए हैं। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर आपकी डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। एंड साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट को सीक्वेंस से कंप्लीट नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।